नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के जातकों के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। प्रचंड बली हुए राहु। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर फल के बारे में। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है और शनि राहु के परम मित्र हैं। ऐसे में अपने मित्र के नक्षत्र में आकर राहु बहुत अधिक बलवान होंगे, प्रचंड बली हो रहे हैं। राहु 16 मार्च 2025 तक उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे और इस दौरान बहुत ही अचंभित करने वाले घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होने वाले हैं। राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद की क्वालिटीज़ आपस में इतना मिलती हैं कि इनमें भेद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अनकन्वेंशनल थिंकिंग यानी परंपरा से हटकर, लीक से हटकर कुछ नया सोचना और कुछ नया करना, ये सबसे बड़ी विशेषता है राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। ये दोनों ही व्यक्ति के अंदर समय के अनुसार परिवर्तन लाने वाले होते हैं। दोनों ही ये चाहते हैं कि जो पुराना हो चुका है, जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है और जिसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसे छोड़ दिया जाए और जिस चीज़ की वर्तमान में उपयोगिता है उसे अपना लिया जाए। यही वजह है कि राहु के इस गोचर में गजब के बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्म मंथन और पुनर्निर्माण की चेष्टा जागृत करेंगे और राहु जैसा क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला ग्रह आपके माइंड सेट को ऐसा कर देगा कि आप हर हाल में बदलाव करके ही रहेंगे। उन विचारों को, उन परंपराओं को आप मानने से ही इनकार कर देंगे जिनकी आज के समय में कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं और उन विचारों को, उन तौर तरीकों को अपना लेंगे आप जो आज के समय के अनुकूल हैं और जिसकी आज के समय में उपयोगिता है। वो तमाम चीज़ें जो वक्त के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं, उनका त्याग करना, उनको छोड़ देना, नए आइडियाज़, नए टेक्नोलॉजी, नए स्किल्स को एडाप्ट करना, जिसकी आज के समय में आवश्यकता है, यही इस कॉम्बिनेशन का सम्मिलित प्रभाव होगा। तो मीन राशि के जातकों के जीवन पर राहु नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ 12 का अंक लिखा है तो आपकी मीन राशि है और उसी आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपके लग्न के भाव में है और राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आप स्वयं हैं लग्न भाव। और लग्न के भाव में राहु जैसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला ग्रह जब गोचर करेगा तो ये आपके व्यक्तित्व में अपने तरीके से परिवर्तन लाएगा। सबसे पहले तो आप ये समझें कि 7.5 के कारण मीन राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। तो 7.5 के कारण आपके मन में जो चिंता, तनाव, आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, इस तरह की जो स्थितियां बनी हुई थी, उनमें परिवर्तन लेकर के आएंगे राहु। राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इस कॉम्बिनेशन का संयुक्त प्रभाव ऐसा होता है जो आपकी सोच में ज़बरदस्त परिवर्तन लाने वाला होगा। आपके मन में
जो निगेटिविटी थी, नकारात्मकता था, वो समाप्त होगी और सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मीन राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का प्रथम चरण गतिमान है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीन राशि के जातकों को पिछले 18 माह से तरह तरह की परेशानियों, कष्टों का सामना करना पड़ा है। खासकर वित्तीय मामलों में अचानक से बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले होंगे। आपकी इनकम में कमी आई होगी, खर्चे अचानक से बहुत बढ़ गए होंगे और कुछ जातकों को कर्ज लेने की स्थिति से भी गुजरना पड़ा होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो आत्म मंथन कराने वाला और जीवन में जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला नक्षत्र है। इस गोचर काल में आप स्वयं अपनी कमियां तलाश करेंगे और उन कमियों को दूर करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में चल रही समस्याओं, खास करके धन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने वाला होगा। अब ऐसा नहीं है कि राहु लग्न में है तो केवल आपकी आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करेंगे, बल्कि वो तमाम समस्याएं जिनको लेकर आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे, उनको समाप्त करने वाला होगा ये राहु और उत्तरा भाद्रपद का कॉम्बिनेशन। राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सदैव कुछ नया करते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं। कुछ नया करना, कुछ नई चीज़ों को अपनाना, पुराने तौर तरीकों को छोड़ देना, ये सब कुछ इस कॉम्बिनेशन के बनने पर होता है। अब देखिए, मीन राशि के जातक जो हैं बहुत ही समझदार और ज्ञानवान होते हैं, क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि है। तो मीन राशि के जातकों में बहुत गहरी समझ होती है, लेकिन राहु के इस ट्रांजिट को समझने के लिए आपको अपनी समझ के दायरे को थोड़ा और बड़ा करना होगा। पूरे धैर्य के साथ इस गोचर के प्रभाव को समझना होगा। अब देखिए, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण होते हैं और आपको मैं ये समझाऊंगा कि उत्तरा भाद्रपद के चारों चरणों में राहु आपको किस तरह के फल देंगे, क्योंकि हर चरण में राहु के गोचर का फल अलग अलग होगा। तो आइए समझते हैं कि उत्तरा भाद्रपद के कौन कौन से चरण कब से कब तक प्रभावी रहेंगे और उस चरण में राहु के गोचर का किस तरह का फल होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले और अंतिम चरण में राहु का गोचर थोड़ा संभल करके चलने का होगा, लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे और तीसरे चरण में राहु का गोचर आपको विशेष लाभ देने वाला होगा। अब देखिए, वक्री अवस्था में गोचर करते हैं राहु हमेशा, तो पहले चौथे चरण में, फिर तीसरे चरण में, फिर दूसरे चरण में और अंत में पहले चरण में गोचर करेंगे। तो बात करें पहले चौथे चरण की। चौथे चरण की अवधि जो है वो 8 सितंबर तक थी। अब ये अवधि तो बीत चुकी है, और लेकिन ये जो समय है ये आपके लिए थोड़ा नाजुक रहा होगा, थोड़ा आपको परेशानी झेलनी पड़ी होगी, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण के स्वामी जो हैं वो हैं मंगल, और नवांश वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक राशि आपकी कुंडली के 9वें भाव में है, भाग्य के भाव में। राहु और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता है, और राहु और मंगल की पूरी एनर्जी 8 सितंबर तक आपके कुंडली के भाग्य भाव में रही होगी।
तो इसका सीधा साधा विपरीत प्रभाव आपके कुंडली के नवम भाव पर पड़ा होगा। नवम भाव भाग्य का होता है। इस समय 8 सितंबर तक भाग्य का जो साथ आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया होगा। जिस गति से आपके कार्य पूरे होने चाहिए थे वो कार्य पूरे नहीं हो पाए होंगे। कार्यों में विघ्न, बाधा और रुकावट आई होगी। साथ ही साथ आपको धन संबंधी समस्याओं ने भी विशेष तौर से परेशान किया होगा। इसके अलावा जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते थे, उनके लिए भी समस्याएं आई होंगी। या तो एडमिशन नहीं मिला होगा न या वो विदेश नहीं जा पाए होंगे। इसके अलावा पिता का स्वास्थ्य अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा या पिता से संबंध खराब हुए होंगे। अपने बॉस, सीनियर्स के साथ भी आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे और इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके कार्य व्यवसाय पर पड़ा होगा, आपकी इनकम पर पड़ा होगा। कमेंट करके बताइएगा 8 सितंबर तक क्या स्थितियां रही हैं। 8 सितंबर से 10 नवंबर के बीच, 8 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में होगा। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश तुला राशि का। अब तुला राशि जो है वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव के सभी शुभ फल आपको इस समय प्राप्त होंगे। तो इसका पहला क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि आपका पैसा जो आपको मिलना चाहिए था, आपके एफर्ट्स का जो फल मिलना चाहिए था और आपको नहीं मिल पाया, वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मानसिक चिंता या दूर होगी। 8वां भाव रुकावट का होता है, विघ्न बाधाओं का होता है। और यहाँ पर तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र राहु के मित्र हैं। तो शुक्र के प्रभाव से आपकी धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। अब बिजनेसमैन का पैसा कहीं मार्केट में फंसा हुआ है या आपने किसी को लोन दे दिया है या गवर्नमेंट के पास आपको कोई पैसा फंसा है, तो इस तरह का जो पैसा जिसे गुप्त धन की संज्ञा दी जाती है वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मीन राशि के वो जातक जो किसी लंबी बीमारी से परेशान थे, इस समय प्रयास करेंगे तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर वसीयत या विरासत से संबंधित कोई आपका मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था, इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो वो विवाद सॉल्व होगा और आपको पैतृक संपत्ति का लाभ इस समय मिलेगा। मीन राशि के वो जातक जो ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी इस समय विशेष लाभ मिलेगा। शुक्र जो हैं वो प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं, कला के ग्रह हैं, सौंदर्य के ग्रह हैं। और शुक्र जो हैं
शुक्र के प्रभाव से एक तो आपके विवाह में जो रुकावटें आ रही थीं वो इस समय दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही थी वो समाप्त होगी। और लव लाइफ में एक दूसरे के प्रति प्रेम और आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ेगा। विवाह के बंधन में बंधने का भी जबरदस्त योग बनेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए विदेश जाने का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है 8 सितंबर से 10 नवंबर के बीच। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने थंबनेल में 18 सितंबर लिखा है। क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि कोई ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में रहता है, लंबे समय तक एक नक्षत्र में रहता है, वो अपना फल भी नक्षत्र परिवर्तन के बाद कुछ देरी से प्रदान करता है। तो 8 सितंबर को तीसरे चरण में आएंगे राहु। तो 18 सितंबर से आपको शुक्र नवांश तुला नवांश में राहु के गोचर का पूरा फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब शुक्र धन के कारक हैं, तो आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा, धन के आगम की गति तेज होगी। व्यापार व्यवसाय में जो मंदी छाई हुई थी वो समाप्त होगी। नौकरी में अगर आपको प्रमोशन चाहिए था, नहीं मिल पा रहा था, वेतन वृद्धि चाहिए थी, नहीं मिल पा रही थी, तो वो सब चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। कुल मिलाकर के 8 सितंबर से 10 नवंबर तक का जो गोचर काल रहेगा ये आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा, विवाह, संतान, व्यापार और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा रहेगा। और इस गोचर काल में आप अपने घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी लेकर के आएंगे। चूँकि तुला नवांश अष्टम भाव में बन रहा है तो इस गोचर काल में आप एक उपाय जरूर कीजिएगा। जो सफाई कर्मचारियों हैं उनको कुछ दान करते रहिएगा, घर की साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, कबाड़ हटा दीजिएगा और अपनी टॉयलेट खुद साफ कीजिएगा। 10 नवंबर से 12 जनवरी 10 नवंबर से 12 जनवरी 2025 के बीच राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में होगा। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध और नवांश कन्या राशि का बनता है। अब बुध जो है राहु के मित्र हैं और कन्या नवांश जो है, कन्या राशि जो है वो सप्तम भाव में है। सप्तम भाव व्यापार का होता है। बुध व्यापार के कारक होते हैं। राहु बुध के मित्र हैं, शनि के भी मित्र हैं बुध। ऐसे में 10 नवंबर से 12 जनवरी का जो गोचर काल है ये बिजनेसमैन के लिए जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। और चूंकि 7वां भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है, तो कैरियर ग्रोथ के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। नई नौकरी, नए व्यापार के लिए ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करना है तो उसके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। एक तरह से ये आप समझें कि इस समय आपको ये लगेगा कि आप 7.5 के कष्टों से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि आपके हर काम बनेंगे, हर इच्छा पूरी होगी। 7वां भाव विवाह का होता है, 7वां भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, 7वां भाव आपकी डेली इनकम का होता है। तो संतान की इच्छा हो, विवाह की इच्छा हो, धन की इच्छा हो, विदेश जाने की इच्छा हो या प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने की इच्छा हो, चूँकि बुध चौथे भाव के स्वामी हैं,
जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। तो राहु इस अवध में हर तरह से आपका कल्याण करके ही रहेंगे। ये गोचर बहुत जबरदस्त लाभ देने वाला होगा और इस गोचर काल में आप भगवान श्री गणेश की आराधना करते रहें, कन्याओं को भोजन कराएं और किन्नर अगर आपको कहीं मिल जाए रास्ते में तो उसे कुछ दान करते रहें। ये उपाय करेंगे तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। 12 जनवरी से 16 मार्च, 12 जनवरी से लेकर के 16 मार्च राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में होगा और प्रथम चरण के स्वामी हैं सूर्यदेव और नवांश सिंह राशि का है। सिंह राशि आपकी कुंडली के छठे भाव में है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि चौथा और पहला चरण, इसमें राहु का गोचर थोड़ा सा आपके लिए सहज नहीं होगा। तो चूंकि छठा भाव संघर्षों का होता है, अब राहु और सूर्य तो एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, तो राहु और सूर्य की ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव छठे भाव पर पड़ेगा। अब सूर्य क्या है, देखिए सूर्य जो हैं वो आपके पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। सूर्य गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं, सूर्य मान सम्मान के कारक हैं और सूर्य आपके अहंकार और ईगो के भी कारक हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पर 12 जनवरी से 16 मार्च के बीच अगर आपने अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा, अगर आपने अहंकार और क्रोध को नहीं छोड़ा, तो बिला वजह के लड़ाई झगड़ों में आप उलझ सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता बढ़ेगी। लेकिन इसी के विपरीत कुछ ऐसे कार्य भी बनेंगे जो अचानक से आपके बहुत बड़े सपने को पूरा करेंगे। छठा भाव जो है ये नौकरी का होता है। सूर्य गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं और सिंह राशि में, सिंह नवांश में जब राहु गोचर करेंगे तो ये गोचर छात्रों को जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। वो छात्र जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उनको सफलता मिलेगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके जीवन में चल रहा संघर्ष समाप्त होगा। साथ ही साथ ऐसे जातक जो उच्च प्रशासनिक पदों की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी 12 जनवरी से 16 मार्च के बीच का समय जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। और एक बात का ध्यान रखना है आपको कि इस गोचर काल में एक तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, दूसरा यह है कि कर्ज लेने से बचिएगा। राहु क्या करते हैं, ये राहु का स्वभाव है कि कुछ ऐसा नया काम आपके सामने खड़ा कर देंगे ला करके जिसमें इतना पैसा खर्च होने वाला होगा जो आपकी सामर्थ्य से बाहर होगा। तो कोई अगर ऐसा कार्य आपके सामने आता है, कोई ऐसा कार्य करने की इच्छा आपके मन में जागृत होती है, तो पहले आप ये असेसमेंट कर लीजिएगा कि उस कार्य में कितना पैसा खर्च होगा, क्या उतना पैसा आपके पास है या फिर उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ेगा। तो ध्यान रहे कि ऐसा कार्य मत कीजिएगा कि आपको कर्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कर्ज के दलदल में फंसे इस समय तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होगा।
क्योंकि 16 मार्च को राहु जो हैं ये राशि परिवर्तन करेंगे। अभी मीन राशि में है, फिर कुंभ राशि में चले जाएंगे 16 मार्च को, और राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, सीधी दृष्टि। तो कर्ज जो है वो फिर और बढ़ेगा, आपको और परेशानी होगी, तो कर्ज लेने से बचिएगा। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति बनती है तो फिर उसके लिए तो लेना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी की बात है, अन्यथा कोई कर्ज लेने से आपको बचना होगा। तो इस गोचर काल में कुछ छोटे से उपाय आपको मैं बता दे रहा हूँ, वो आप करते रहिएगा तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और कोई परेशानी नहीं होगी, निरंतर लाभ ही होगा। दूसरे और तीसरे चरण में तो बहुत ही लाभ मिलेगा, पहले चौथे में भी लाभ मिलेगा। आप राहु का उपाय करते रहिएगा, घर को साफ सफाई रखिएगा। इस पूरे गोचर काल में अपना टॉयलेट खुद साफ कीजिएगा और सफाई कर्मचारियों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखिएगा, उनकी मदद करते रहिएगा, कुछ दान वगैरह करते रहिएगा, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी आप अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी राहु के इस गोचर का पूरा लाभ मिल सके। नमस्कार।